नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं छतरपुर नगर की पैराडाइज सिटी में, जहां पर हमारे बीच में एक युवा दीपेश अवस्थी मौजूद है, जिसका भी हाल में सिविल जज पर चयन हुआ है। जहां पूरे भारत में 47 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है, उसमें से छतरपुर जिले से 6 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें से एक दीपेश अवस्थी है। छतरपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो आइए दीपेश अवस्थी से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार का इनका अनुभव रहा और किस तरीके से इनने तैयारी की। ये तमाम सवालों के जवाब इनसे लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपेश जी आपका इस में। सर, सबसे पहले मैंने 10th अपनी यहाँ से क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज से करी है। उसके बाद 12th इंदौर पब्लिक स्कूल से करी थी। फिर BBA बालाजी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से करी है। और फिर मैंने MBA पुणे से करी है, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से। फिर उसके बाद मैंने LLB करी, और LLB मैंने पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज से करी है। 2018 में मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड लॉ बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो उनकी तैयारी कर रहा था। और साथ ही साथ मैं रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल से और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ कोर्ट में, और साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी करता था, और अंतिम रूप से अभी मेरा चयन हुआ है। तो अभी आपको इन्होंने अपनी पढ़ाई की जानकारी दी है। वैसे ये सिविल जज की जो परीक्षा है, बताया जा रहा है कि ये UPSC परीक्षा से कठिन मानी जाती है। तो हम ये जानना चाहेंगे दीपेश जी से कि किस प्रकार का अहर्ता रहती हैं जज बनने के लिए, क्या तैयारियां करना पड़ती हैं और कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है। सर, सिविल जज बनने में सबसे पहले किसी व्यक्ति को 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और जब वो प्रीलिम्स देता है तो प्रीलिम्स में उसको जब कट ऑफ क्वालिफाई करता है, उसके बाद में मेंस में 4 पेपर होते हैं, क्रिमिनल के, सिविल के, ट्रांसलेशंस के और क्रिमिनल और सिविल जजमेंट के। इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम 50 मार्क्स पर पेपर होने चाहिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है क्वालिफाई करने पर, और उसमें भी 40% का क्राइटेरिया है कि आउट ऑफ 50 मार्क्स मिनिमम 40%, मतलब कि 20 मार्क्स नेसेसरी है, और फिर उसके बाद में चयन होता है। दीपेश जी, आपने एक बड़ी सफलता हासिल की है, कि इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे और कैसे आपके मन में आया कि हमें जज बनना है, प्रेरणा कहाँ से मिली थी। इसके लिए मुख्य रूप से मैं अपने फादर को आइडल मानता हूँ, और प्रेरणा भी मुझे उन्हीं से मिली थी। और सबसे पहले जब मैंने MBA किया था, MBA करने के बाद मैं घर वापस हो गया था। जब जॉब करने के बाद घर आया तो यहाँ पर मैंने LLB करी, और मेरे फादर ऑलरेडी एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा मुझसे कि सिविल जज की तैयारी करनी चाहिए, तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। कितना समय लगा आपको इस परीक्षा को निकालने में। इस परीक्षा को निकालने में मुझे लगभग 7 साल का समय लगा, और इसी बीच मैंने कई स्टेट्स के भी एग्ज़ाम दिए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और बिहार के भी एग्ज़ाम दिए हैं। इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इंटरव्यू में मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि सूट अबेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर ये पूछा गया कि अगर सन 2020 में कोई व्यक्ति सूट लाता है और सूट लाने के बाद अगर वो मर जाता है, और फिर फर्दर 2025 में अगर उसका कोई LR है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सूट को अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो क्या प्रोसेस होगी। और हमें वसीयत की वैलिडिटी के बारे में भी पूछा गया था, और मेंटेनेंस से संबंधित प्रावधान के बारे में भी पूछा गया था। और अगर ऐसे भी प्रावधान पूछे गए थे जिसमें कि अगर 2 पार्टी हैं, 2 पार्टियों के बीच में अगर कोई जमीनी विवाद है, और उसी बीच में अगर कोई जमीन को बेच क्रय विक्रय कर देता है, तो फिर
उस जो क्रय विक्रय है उसकी क्या वैलिडिटी होगी। तो इसके लिए कई सारे प्रावधान हैं और मैंने सही तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए थे। कई छात्र बार बार परीक्षा देते हैं और असफल हो जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और उनका नहीं हो पाता। कैसा लगता उन्हें, क्या आप ढांढस बनाई, क्या संदेश देंगे? देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कहीं ना कहीं तैयारी में हमारी चूक हो जाती है। जब प्रीलिम्स की तैयारी और कई बार सिलेक्शन, मतलब अगर जो सिलेबस है, सिलेबस को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और प्रीलिम्स और मेंस की लगातार तैयारी एक साथ ही होती है, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो जाता है तो उसमें केवल 45 डेज का समय मिलता है और 45 डेज में आप रिटन में सिविल क्रिमिनल का रिटन नहीं कर सकते हो और उसमें ट्रांसलेशंस नहीं कर सकते हो, जजमेंट राइटिंग नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप जब पहले तैयारी कर रहे हो तो पहले तैयारी चारों चीजों की होगी। आप प्रीलिम्स की भी तैयारी करोगे, बेरेट्स की भी तैयारी करोगे, एमपीजी के भी तैयारी करोगे, साथ ही साथ में आपको ट्रांसलेशंस की भी तैयारी करनी है, रिटन में भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एक दिन में 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, बीच में 2 घंटे छोड़ के, तो 6 घंटे अगर लगातार लिखना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, हाथ में स्वेलिंग आ सकती है। तो ये टोटल मेहनत पहले की है, पहले ही हमें सारे विषय पहले से ही तैयार करने चाहिए और इसमें कोई भी शॉर्टकट ना लें, थॉरोली पढ़ें और इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कोई भी अगर आप बुक नॉलेज ले रहे हैं तो उसको आप मोस्टली ये कोशिश करें कि आप उसको प्रैक्टिकली अप्रोच लेके ही करें। आपकी पढ़ाई का रूटीन क्या रहा, कितने घंटे पढ़ाई करते रहे? मैं लगभग 10 घंटे, 10 या 11 घंटे के आसपास पढ़ता था और डेली का हमारा रूटीन था कि सुबह से उठ के मैं सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को देख लेता था, फिर बीच में थोड़ा सा सब्जेक्ट को ब्रेक लेके थोड़ा एमपीजी के पढ़ लेता था, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता था। तो ऐसे मैं डेली का एक टाइमलाइन फिक्स थी कि मुझे पहले 1-2 दिन ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर नेक्स्ट मेरे जो सब्जेक्ट जितना भी लंबा लेंदी हुआ करता था उसके अकॉर्डिंग में डिसाइड कर लेता था कि इसको कितने कितने दिन लगने हैं और उस हिसाब से डेली ये डिसाइड कर लेता था कि आज इतने मतलब शाम तक, दोपहर तक मुझे इतने इतने सेक्शंस पढ़ने हैं। रात का मैं डेली ये देख लेता था कि मुझे कम से कम 2 घंटा देना है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन जहां तक देखा जाए तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सब एग्जाम को क्लियर करने के लिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए समाचार पत्रों का, न्यूज चैनलों का कितना योगदान रहता है? क्या इनसे मतलब जानकारियां हासिल होती हैं? इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली हमें जल्दी से देखना पड़ जाए। इसमें हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध होती है कि हम उसको जल्दी 2x में भी देख लेते हैं, 1.5x में भी देख लेते हैं, जिसमें टाइम कम खपत होता है और आप वास्ट नॉलेज को देख सकते हैं। आपको जो जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, आपके सामने वो टॉपिक रहता है, आप उस टॉपिक को जल्दी से देख लेते हैं। मेन टॉपिक में जो इंटरेस्ट है, जो उसकी नॉलेज है, वो आपको ईजिली पता पड़ जाती है। कई बार पक्षकारों को लगता है कि न्याय में बहुत विलम्ब हो रहा है, कई बार न्याय में विलम्ब हो जाता है, उन्हें लगता है कि भारत में न्याय पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। ऐसे पक्षकारों के लिए क्या कहेंगे? न्याय में विलम्ब होने के पहले विलम्ब हुआ करता था। अभी रिसेंटली 2023 से नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, पक्षकारों के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आ चुकी है, जो अभी शायद पक्षकारों को ना पता हो, बट कई सारे इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं और जिसमें अभी पक्षकारों के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम और कई सारी टाइमलाइंस डिसाइड हो रखी हैं कि चार्जशीट फाइल होने पे कितने दिनों के अंदर अंदर आपको अपीयरेंस होनी है, कितने दिन पे आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो कई सारे प्रावधान, बिल्कुल टाइमलाइन फिक्स है। इन्वेस्टिगेशन कब होनी चाहिए, कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए। जैसे रेप के संबंध में 2 महीने की प्रावधान है कि 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ऐसे कई सारे टाइमलाइंस डिसाइडेड हैं। अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे? अधिवक्ताओं के लिए यह संदेश देंगे कि जो व्यक्ति अगर जुडिशरी में आना चाहता है
तो वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली करें, क्योंकि कई अधिवक्ता हैं जो तैयारी भी करते हैं और साथ में वकालत भी कर रहे हैं। तो उनको ये कहना चाहेंगे कि अच्छे से पक्षकारों के लिए अच्छे से फेवर करें और उन जो न्याय चाहिए वो न्याय दिलाएं उन्हें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जज के लिए, वो कैसे तैयारी करें, उनके लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। तैयारी करने के लिए कोई ऐसा इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं, उन्हें शॉर्टकट ना अपनाएं और थॉरोली पढ़ें सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक्स को थॉरोली डिस्क्रिप्टिवली ये देखें कि भई उसमें केस लॉस क्या बोलता है और उनको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज अगर अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो प्रीलिम्स होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है ऑल ओवर इंडिया। तो इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करें। और हमारे बीच में दीपेश के पिताजी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका बेटा का जज में सिलेक्शन हुआ, कितनी खुशी हो रही और किसका श्रेय मानते हैं और कैसा लग रहा आपको? इसमें अपार खुशी है। जज बनने पर पूरे जो है मनोकामना थी कि जज बन जाए, भगवान की कृपा से और कोई कमी नहीं थी, बस इस जज बन जाए यही कामना थी। किस प्रकार से ये मेहनत करता था? कभी आलस करता था कि पढ़ाई में लगता था कि आपको टोकना पड़ता, अपने आप पढ़ता था? जब भी पढ़ता था बहुत मन से पढ़ता था, दिखाने के लिए नहीं पढ़ता था और अधिकतर नाइट में जो है ज्यादा पढ़ता था। ईश्वर की कितनी कृपा मानते हैं? ईश्वर की 50% कृपा ईश्वर की है, 50% इनकी मेहनत की है। तो देखिए, उनके पिताजी ने कहा है कि वो मेहनत हम जब तक नहीं करेंगे तो ईश्वर भी उतनी मदद नहीं करता है, मेहनत करने वालों की ही ईश्वर मदद करता है। और इनके भाई साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको जो दीपेश के लिए सिलेक्शन हुआ है? हम लोग को बहुत मन में प्रसन्नता है। जिस दिन जो है इनका सिलेक्शन हुआ तो हमारे पास फोन आया तो हमारा मन गदगद हो गया, आंखों में नम हो गई आंखें। और दूसरी चीज एक और बता दें कि हमारे परिवार के जो हमारे चाचा जी हैं, आपके पिताजी, वो सबसे छोटे हैं। इनने अपनी मेहनत से आज क्या मुकाम हासिल किया है ये बताने का कोई बात नहीं है, सब कुछ दिख रहा है कि साहब क्या किया है जो है हमारे चाचा जी ने। और दूसरी चीज बता दूं कि जो हम लोग भाई हैं उसमें हमारे परिवार के ये सबसे छोटे भाई हैं, छोटे चाचा और छोटे भाई। अब इनने जो तरक्की की है वो तो दुनिया देख रही है कैसे की। इन्हीं पे भरोसा था, इन्हीं से सब कुछ आशा थी कि यही एक ऑफिसर निकल सकते हैं, अपने परिवार में नाम रोशन करेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत गदगद हैं। और परिवार के लोगों का फोन आ रहा, रिश्तेदारों का फोन आ रहा। अभी चाचा जी कुछ कार्यक्रम करेंगे, कह रहे थे परेशान हो मत आओ, लेकिन हम लोगों का मन नहीं माना तो हम लोग आ रहे हैं मिलने, अपने जहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहां से सब मिलने आ रहे हैं, छतरपुर चाचा जी से और भैया से। छतरपुर जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि जहां भारत में 47 पदों पर नियुक्ति हुई है जजों की, और छतरपुर जिले से 6 जज, जिसमें से दीपेश का भी नाम है। क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी हो रही है, कितना यही सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ऑल इंडिया फेस करना, और वो भी एक छतरपुर मध्य प्रदेश का छोटा जिला ही माना जाता है। छतरपुर कोई बहुत बड़ा जिला नहीं है, यहाँ से निकलना बहुत गर्व की बात है। छतरपुर जैसे जिले से निकलना और 4-4, 5-5 लोगों का निकलना बहुत गर्व की बात है। तो देखिए, अभी हमने आपके सामने दीपेश अवस्थी से बातचीत की, उनके पिताजी से, उनके भाई साहब से बातचीत की। उन्होंने इस तरह से कहा है कि मेहनत ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो उस क्षेत्र में मन लगा के और मेहनत करके काम करें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। अगर हम असफल हो भी गए हैं तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। और अगर जज नहीं भी बन पाता है कोई, तो एक अच्छा वकील जरूर बन सकता है, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो जीवन में कहीं ना कहीं हमें काम आता है। कैमरामैन गिरिजा तिवारी के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।